हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि 5 सिंपल स्टेप में आप कोई भी स्टॉक को कैसे पिक कर सकते हैं ताकि आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और हो सकता है कि वो मल्टी बैगर स्टॉक बने। तो मार्केट में काफ़ी सारे इंडिकेटर्स होते हैं, बट अगर आप 5 बेसिक चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे तो आपको एक अच्छा स्टॉक मिल सकता है और जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। उसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, हो सकता है वो मल्टी बैगर भी बन जाए। तो आज इस वीडियो में मैं वही 5 स्टेप डिस्कस करने वाला हूँ। काफ़ी ब्रीफ वीडियो है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा उन स्टेप के, क्योंकि ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको एक प्रॉपर कोर्स लेना पड़ता है। तो ये मैं ब्रीफ में आपको समझा रहा हूँ, बट आप अगर ब्रीफ में भी उनको अप्लाई करते हो तो आपको एक अच्छा स्टॉक मिल सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। हम 5 चीज़ें सीखेंगे ब्रीफ में। टेक्निकल एनालिसिस, जैसे कि आपको पता है टेक्निकल एनालिसिस में मतलब चार्ट्स, प्राइस एक्शन, आरएसआई वगैरह आता है। जो न्यूज़ है, न्यूज़ कैसे इफेक्ट करती है कोई भी स्टॉक को, वो देखेंगे अपन। कंपनी के क्या प्लान्स हैं, उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कैपेक्स कितना है उनका। ये बेसिकली आईपीओ में ज़्यादा यूज़ होता है। आईपीओ जब कोई कंपनी लाती है तो अपने पास उसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती है, बट हमें पता होता है कि भाई वो अपने आगे क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स लगाने वाली है। फिर है फंडामेंटल एनालिसिस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस है ये। रेवेन्यूज़, ईपीएस, ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। एंड फिफ्थ है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। सो फर्स्ट, अगर हम देखें टेक्निकल एनालिसिस में, तो ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक टूल है। ठीक है, डेली आप यूज़ कर सकते हो, वीकली या मंथली। हाँ, लॉन्ग टर्म में भी यूज़ करते हो, बट बेसिकली ट्रेडर्स लोग ये ज़्यादा यूज़ करते हैं वो प्राइस एक्शन के लिए, कि प्राइस क्या, मोमेंटम क्या है प्राइस का। तो उसमें चार्ट रीडिंग आता है। चार्ट रीडिंग यूज़ होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए। फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है, उसका सपोर्ट है 50 रुपीज़, मतलब अगर वो 50 रुपीज़ के नीचे चला जाएगा तो हो सकता है वो और ज़्यादा गिरे। रेसिस्टेंस का मतलब होता है उसकी हाईएस्ट लिमिट, कि इस कितना ऊपर वो जा सकता है। तो हो सकता है कोई स्टॉक का 100 का रेसिस्टेंस है, तो अगर वो उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है सेशंस में, ट्रेडिंग सेशंस में, तो इसका मतलब उसका रेसिस्टेंस जब तक क्लियर नहीं होगा वो उससे ऊपर जा नहीं पाएगा, अप ट्रेंड में नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट है 50 डीएमए। 50 डीएमए या 200 डीएमए डेली मूविंग एवरेज होता है, कि एक एवरेज बनाते हैं प्राइजेस का हर डे को माने पिछले प्राइजेस से कंपेयर करके, और उससे पता चलता है कि जो स्टॉक है अगर वो अपने 50 डीएमए को तोड़ रहा है तो वो डाउन ट्रेंड में जा चुका है। वैसे अगर 200 डीएमए को तोड़ रहा है तो वो अपने डाउन ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो चुका है। तो 50 डीएमए एंड 200 डीएमए भी हम यूज़ करते हैं एज अ रेसिस्टेंस या सपोर्ट के लिए। फिर आरएसआई। आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको आप अगर आइसोलेशन में यूज़ करोगे, सिर्फ एक आरएसआई का यूज़ करोगे तो आपको पता नहीं पड़ पाएगा कि स्टॉक का मूवमेंट क्या है, वो अभी अच्छे मूवमेंट में, ग्रोथ मूवमेंट में, या फिर वो डिक्लाइन मूवमेंट में। बट आप दूसरे ट्रेंड्स के साथ में भी आरएसआई यूज़ कर सकते हो। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। अगर वो 30 से नीचे है तो स्टॉक ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड का मतलब काफ़ी लोगों ने उस स्टॉक को सेल कर दिया है। तो हो सकता है ओवरसोल्ड के बाद में उसमें एक उछाल है उसके सपोर्ट से और वो वापस बाइंग जोन में आ जाए। 50 एक न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें ना ओवरसोल्ड है ना ओवरबॉट है। और सबसे अच्छा जो माना जाता है वो 50 to 65 के बीच में ही माना जाता है आरएसआई किसी भी स्टॉक का। फिर 70 एंड मोर अगर आरएसआई है उस स्टॉक का तो वो ओवरबॉट है, काफ़ी लोगों ने उसको ख़रीद लिया है। हो सकता है फिर उसके बाद में लोग ना खरीदें और उससे वो स्टॉक नीचे की तरफ आए। तो हमें ध्यान रखना है कि वो स्टॉक न्यूट्रल में होना चाहिए और ओवरबॉट या ओवरसोल्ड पोजीशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसके बढ़ने या गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, न्यूज़ इम्पैक्ट करती है स्टॉक को इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि सेंटिमेंट्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो वर्क करते हैं। अगर कोई न्यूज़ है वो पॉजिटिव आई है उस कंपनी के बारे में तो स्टॉक हाथों हाथ शॉर्टर पीरियड में बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल अडानी के स्टॉक में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, उनको कहीं से ऐसा क्लियरेंसेस मिल गए गवर्नमेंट वगैरह के, तो हो सकता है या उनको कोई प्रोजेक्ट मिल गए तो वो प्राइस
मूव करेगा अप ट्रेंड में अगर वो पॉजिटिव न्यूज़ है, पर वो शॉर्टर टाइम के लिए ही होता है। फिर नेगेटिव न्यूज़, पॉजिटिव का उल्टा, अगर कंपनी को कोई नेगेटिव न्यूज़ आई है, बाहर आई है कंपनी के खिलाफ, तो प्राइस जो होगी वो डिक्रीज होगी, इमीडिएट इफेक्ट पड़ेगा उस ट्रेडिंग सेशन में ही। हो सकता है कभी कभार न्यूज़ इफेक्ट ही नहीं कर पाए स्टॉक को, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हमें क्या है, हमें ऐसा स्टॉक पिक करना है जो लीस्ट इम्पैक्ट हो न्यूज़ से। न्यूज़ वाले स्टॉक अपने को नहीं रखने अपने पोर्टफोलियो में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देन कंपनीज फ्यूचर प्लान्स। देखो आईपीओ में हमारे पास कंपनी के जो चार्ट वगैरह है वो तो रहते नहीं है उनका, क्योंकि ट्रेडिंग तो वो स्टार्ट नहीं हुई है उनकी, लिस्टेड नहीं हुई है उनकी कंपनी, तो मार्केट में अभी स्टॉक मार्केट में नहीं आई है। तो उनके जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं उसको बहुत ध्यान में रखा जाता है कि जो वो पैसा उठा रहे हैं वो कितना अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज़ करने वाले हैं एग्जांपल, या अपने नए प्लान्स या उनके जो प्रोजेक्ट्स है उसमें कितना यूज़ करने वाले हैं। उससे उनका जो ओवरव्यू, उनका जो विज़न है वो पता चलेगा। तो कंपनी के फ्यूचर प्लान्स भी आप दिमाग में रखिए, उस हिसाब से अगर कंपनी का आपको लगता है कि वो फ्यूचर के लिए अच्छी है, फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल्स एनर्जी में काम करने वाली है, तो वो एक अच्छा स्टॉक माना जाएगा। उसके बाद है फंडामेंटल एनालिसिस। ये सबसे पावरफुल और कॉमनली यूज एनालिसिस है लॉन्ग या मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस क्या बताता है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है, उनके जो पीएनएल है वो कितने स्ट्रांग है, वो कितने अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, कितना अच्छा प्रॉफिट दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को। उसमें हम देखते हैं रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर कितना ग्रो हो रहा है रेवेन्यू, या क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। तो वो फिगर्स में कितना ग्रो हो रहा है उस हिसाब से कंपनी अच्छी मानी जाएगी। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये इक्विटी का प्रॉफिट होता है बेसिकली, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे जैसे, उनके लिए होता है। इसके बाद ही डिविडेंड मिलता है। अर्निंग पर शेयर से काफ़ी इफेक्ट पड़ता है कंपनी का। अगर अर्निंग पर शेयर अच्छा है तो उसके प्राइजेस भी अच्छे होंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो कंपनी में आप इन्वेस्ट करो जिसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हो। फिर ये ज़रूरी नहीं है कि उसके टेक्निकल्स अच्छे नहीं है तो अपन उसमें इन्वेस्ट नहीं करें। अगर आपका विज़न लॉन्ग टर्म का है तो फंडामेंटल एनालिसिस अगर बहुत ही स्ट्रांग है कंपनी के तो बेझिझक आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। देन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, ये कंपनीज जो होंगी उनके ऊपर काफ़ी सारे रेगुलेशंस होते हैं। तो जैसे सेबी का रेगुलेशन हो गया, या इनकम टैक्स का रेगुलेशन हो गया, या गवर्नमेंट्स के दूसरे भी रेगुलेशन हो गए। अगर कंपनी इन रेगुलेशंस को कंप्लाइंट नहीं कर पा रही है तो उस कंपनी को थोड़ा अवॉइड ही करिए, क्योंकि कभी भी उनके एग्जिस्टेंस पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आफ्टर दिस 5 पॉइंट्स मैं ये होप करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। काफ़ी ब्रीफ में मैंने ये 5 पॉइंट्स को समझाया इस वीडियो में। डिटेल में जाने के लिए मैंने बताया कि सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलता है, उसके काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कुछ ऐसे इन्वेस्ट कीजिए जिससे आपकी इनकम बने, और आपकी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही आप इन्वेस्ट कीजिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलिए और उनसे जानिए कि कौन से एसेट्स अभी अच्छे हैं और उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर सच कंटेंट। थैंक यू।